नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज सैफी। मैं सरफराज सैफी आज बात करूंगा मुलायम सिंह यादव के कुनबे में मची खींचतान की। आज मुलायम की बहू अपर्णा यादव क्यों बीजेपी में शामिल हो गई। अखिलेश ने आज क्यों कहा कि आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेकर लड़ूंगा चुनाव। मैं राहुल गांधी के पैंगोंग वाले ट्वीट का भी पोस्टमार्टम करूंगा। गंभीर मुद्दों पर क्यों कसे जा रहे हैं ये तंज, ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में आज क्यों गूंजता रहा बाटला हाउस एनकाउंटर का मामला, इस पर भी बात होगी। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। आज मुलायम सिंह यादव के कुनबे में सबसे बड़ी बगावत हो गई। मुलायम सिंह यादव ने बहू अपर्णा यादव को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, बीजेपी में शामिल हो गई। मुलायम सिंह यादव ने बहू अपर्णा यादव को पार्टी की दहलीज लांघने से रोका लेकिन वो नहीं मानी। अपर्णा यादव बीजेपी के कमल खिलाओ अभियान में जुट गई हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के लिए कुनबे को संभालना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चाचा शिप्पा नाराज बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए चाचा को मनाने की चुनौती है। रिश्तों में भाभी अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का कुनबा छोड़ गई हैं। चुनाव से ऐन पहले परिवार की एक कलह अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, बेटियों की लड़ाई में बीजेपी को एक बड़ा मौका और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी यह दावा कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो बस बीजेपी के पास है। बीजेपी के नए ब्रांड एम्बेसडर वाले नए पोस्टर सामने आ गए हैं, आप भी देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे के चुनावी युद्ध में हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। मंत्री और विधायकों की बगावत के बाद भी बीजेपी कर्म युद्ध में फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। यूपी के चुनावी पिच पर बीजेपी टिककर तो खेल रही है, विरोधी टीम के परिवार में भी सेंध लगा रही है। समधी हरिओम यादव के बाद अब मुलायम सिंह की छोटी बहू रानी अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बहनोई और मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता भी जल्द पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बुधवार को बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के कुनबे में सबसे बड़ी सेंध लगा दी। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और भगवा होते ही उनके सुर भी बदले बदले नजर आए हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे
प्रतीक यादव की पत्नी है और उनको लेकर 2017 में भी कयासों का बाजार काफी गर्म हुआ था। चुनावों से ठीक पहले मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में मतभेद के बीच समाजवादी पार्टी में दरार जग जाहिर हो गई थी। मुलायम सिंह यादव ने चुनावी प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें अपर्णा यादव का नाम शामिल था, लेकिन जब अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी की तो अपर्णा का नाम गायब था। हालांकि बाद में मतभेद दूर होने पर अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दे दिया था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई। वैसे चुनाव केवल अपर्णा यादव ही नहीं हारी थी, समाजवादी पार्टी की साइकिल भी पंचर हो गई थी। लेकिन पता नहीं अपर्णा को क्या लगा जिससे वो समाजवादी पार्टी से दूर होती चली गई। चुनावी समर में अपर्णा यादव का पाला बदलने से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक तरफ अपर्णा यादव को अपने पाले में लाने से बीजेपी गदगद है, तो समाजवादी अखिलेश को लगता है कि भाभी अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से वहां भी समाजवाद पर चर्चा होने लगेगी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। सियासत के कर्म युद्ध में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बिसात के नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब बीजेपी के इस वार से समाजवादी पार्टी कैसे बचाव करती है, इस पर भी पूरे देश की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मुलायम सिंह यादव के परिवार में बगावत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते में मुलायम सिंह यादव के कुनवे के 2 बड़े सिपहसालार बगावत कर बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार को हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े कुनवे के तौर पर देश में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पहलवान मुलायम सिंह यादव ने साल 90 के दशक में बड़ा दांव खेला। मैं सरफराज सैफी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुलायम सिंह यादव का परिवार किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में इतिहास रचता है। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर साल 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था और उसके बाद से वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। मुलायम सिंह यादव 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी मालती देवी थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता से हुई है। प्रतीक यादव साधना गुप्ता के ही बेटे हैं। मालती देवी और मुलायम सिंह यादव के बेटे जो पहली पत्नी है उससे अखिलेश यादव हैं, मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम का जिम्मा भी वो संभाल चुके हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। इस वक्त बतौर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, डिंपल यादव कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गई थी। मालती देवी के निधन के बाद से
मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी कर ली थी और साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव है। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा यादव ने, अपर्णा यादव साल 2017 में लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। मुलायम सिंह यादव के सगे भाई शिवपाल यादव, जो अपने भाई और भतीजे की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। साल 2017 में मतभेद के चलते शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी और अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर लिया था। 2022 के चुनाव में चाचा भतीजे ने मीडिया के सामने हाथ तो मिलाया, लेकिन टिकटों के लिए अंदर खाने खींचतार की खबरें अभी भी सामने आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो राज्यसभा सांसद हैं, मुलायम सिंह यादव के भतीजे और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी फिरोजाबाद से 2014 का चुनाव वो जीत चुके थे। साल 2019 में बीजेपी की लहर की वजह से वो दोबारा लोकसभा नहीं पहुंच पाए। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव हैं। आदित्य यादव के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता शिवपाल यादव उनके लिए मिशन 2022 में टिकट का जुगाड़ करने में जुटे हुए थे। मुलायम सिंह यादव के एक और भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, जो मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम के बेटे हैं। धर्मेंद्र यादव 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में बदायूं से चुनाव हार गए थे। मुलायम सिंह यादव के एक और भतीजे हैं तेज प्रताप यादव सिंह, जो नेताजी के बड़े भाई रतन के पुत्र हैं। साल 2000 में तेज प्रताप यादव सिंह मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव जीते थे। मुलायम सिंह यादव के एक और भतीजे अक्षय यादव हैं, जो मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल यादव के बेटे हैं। साल 2014 में अक्षय यादव फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन साल 2019 में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव के एक और भतीजे हैं अभिषेक यादव, जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल सिंह यादव के बेटे हैं। अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह यादव के भांजे हैं अरविंद प्रताप। अरविंद प्रताप प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बहन गीता देवी के बेटे हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं। तो देश की सबसे बड़ी ये पॉलिटिकल फैमिली है, जो मैं आपको दिखा रहा था, आपको बता रहा था और आपको समझा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के परिवार कितना बड़ा परिवार है। मेरे उत्तर प्रदेश में सियासत की सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम के दावेदार चेहरों के चुनाव लड़ने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया है। योगी गोरखपुर से चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव ने भी इस चैलेंज को कबूल करने की पूरी तैयारी कर ली है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े लड़ैया पूर्वांचल से ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई और भी अहम हो गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल से कैसे लखनऊ का रास्ता तय होगा, पूर्वांचल से कैसे तय होगी साल 2022 की हार और जीत। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए उत्तर प्रदेश का सियासी गणित। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया। उत्तर प्रदेश की सियासी रण में अखिलेश यादव का यह बयान बहुत मायने रखता है। सीएम योगी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश बाबू भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो उन अटकलों पर विराम लगा दिया जो चुनावी समर में तेजी से लग रही थी। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो एक बार फिर सुनिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं आजमगढ़ की जनता से
अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी विधानसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में अपना ठिकाना बनाने में लगे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। पूर्वांचल साधने की कोशिश सभी पार्टियां पूरी ताकत से कर रही हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान से काफी पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पूर्वांचल पर झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल का दौरा 1-2 बार नहीं 10 बार से ज्यादा चुनावी रैलियों पर रोक लगाने तक कर चुके थे। और तो और सीएम योगी के बारे में पहले मथुरा और अयोध्या में चुनाव लड़ने का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने सीएम योगी को उनको अपने गढ़ में भेज दिया और अखिलेश भी आजमगढ़ से हाथ आजमाने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में तो यही लग रहा है कि इस बार भी लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाएगा, क्योंकि दोनों अहम पार्टियों के नेता पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं, पूर्वांचल से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में लगे हैं। आखिर पूर्वांचल इतना अहम क्यों है, तो इसके समीकरण को समझिए। पूर्वी यूपी में 33% सीटें हैं, 28 जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी यूपी में 164 विधानसभा सीटें हैं। आंकड़ों की कसौटी पर देखें तो 1990 के बाद जो भी सियासी दल पूर्वांचल को साधने में कामयाब हो पाया, उसे ही यूपी का ताज मिला। पिछले 3 चुनावों में पूर्वांचल के आंकड़े देखें तो साफ नजर आता है कि पूर्वांचल हर पार्टी के लिए अहम क्यों है। 2017 में बीजेपी की लहर, बीजेपी को मिली 115 सीटें। 2012 में खूब तेज दौड़ी साइकिल, एसपी को मिली 106 सीटें। 2007 में बहन जी पर भरोसा, बीएसपी के 102 विधायक चुने गए। समाजवादी पार्टी पूरब का किला मजबूत करने के साथ साथ कई ऐसे लुभावने वादे भी कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के नक्शे पर हर तरफ समाजवादी रंग दिखे। इसके लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पेंशन योजना का बजट और बढ़ाने का वादा दिया है। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि समाजवादी पेंशन योजना है क्या। 2014-15 में अखिलेश यादव ने शुरू की योजना भूमिहीन, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांगों के लिए शुरू की गई। इस योजना में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते थे। 2017 चुनाव के दौरान 12,000 राशि देने का वादा किया गया। मिशन 2022 जीतने पर 18,000 सालाना का वादा। 2017 में समाजवादी पार्टी हार गई और यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को मिल गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पेंशन योजना को बंद कर दिया। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे अखिलेश यादव फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए वे पूर्वांचल साधने के साथ साथ हर वो वादा कर रहे हैं जिससे लोग उनकी साइकिल को लखनऊ तक पहुंचा सके। यूपी विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश के जहन में 2017 की कड़वी यादें निकली नहीं है, जब लाख उम्मीदों के बावजूद भी उनकी साइकिल लखनऊ के रास्ते में पंचर हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
समाजवादी पार्टी पेंशन कर विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले अखिलेश यादव 300 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में मैं आपको दिखाता हूं कि बिजली बिल को लेकर समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का स्टैंड क्या है। अखिलेश यादव ने फ्री वाली सियासत शुरू कर दी है। हालांकि इसकी काट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बिजली बिल का दांव चल चुके हैं। अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो वहीं योगी आदित्यनाथ पहले ही किसानों को बड़ी सौगात दे चुके हैं। यानी अखिलेश ने फ्री बिजली पाने के लिए नाम लिखाओ मुफ्त पाओ वाला अभियान चलाने का जो ऐलान किया, तो योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50% छूट देने की पहल कर दी है। यानी दोनों ही पार्टियां अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा कि चुनाव के दौरान सियासत क्या कुछ नहीं कराती है और क्या कुछ नहीं कहती है, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाटला हाउस का बम एक बार फिर से फूट गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आतंकियों की रहनुमाई पर लड़ाई भी छिड़ गई है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते ही विवादों का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया। तौकीर रजा के बयान से बाटला हाउस एनकाउंटर पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। मौलाना तौकीर रजा साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आतंकियों को शहीद बताने वाली बयानबाजी क्यों की जा रही है, क्यों ऐसे विवादित मुद्दे फिर से उठाए जा रहे हैं जिससे समाज में नफरत की चिंगारी भड़कती है। आप सोचिए, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। ये हैं तौकीर रजा, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष, और इनका काम है केवल और केवल नफरती बयान देना। मियां तौकीर रजा आए दिन अपने नफरती बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बयान दिया है जिससे हर देशभक्त का खून खौल जाएगा। अगर बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिन्न बाहर निकालने की कोशिश की। आतंकियों के महिमा मंडल करने में लग गए हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब तौकीर रजा ने जहर उगला है, बल्कि आए दिन जहरीली बयानबाजी करते रहना ही उनकी पहचान बन गई है। खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। ये वायरल वीडियो भले ही कुछ दिन पहले का हो, लेकिन इससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस आ गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस प्रतिबंधित संगठनों के साथ गठबंधन करती है। केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात-ए इस्लामी, जो कि यूएपीए के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो एसडीपीआई, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट,
जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया। दरअसल तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को समर्थन दिया है। यही वजह है कि बीजेपी को देश की सबसे पुरानी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि तौकीर रजा ने जिस तरह से बयान बदला है, उसके पीछे की सियासत सबको समझ आ रही है। आप खुद देखिए कि पहले तौकीर रजा ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल एलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। और 2012 से 2017 तक हमने समाजवादी की सरकार भी देखी, मैं उनके साथ भी रहा, मैंने उनके साथ भी काम किया है, लेकिन तकरीबन 176 दंगे छोटे बड़े उत्तर प्रदेश में उनके दौरे हुकूमत में हुए और मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। बराह रास्त मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई गई। बीजेपी लगातार दंगाइयों को टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेर रही है। ऐसे समय में मौलाना तौकीर रजा का बाटला हाउस के आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की मांग करना देश पर जान न्यौछावर करने वालों का अपमान नहीं तो और क्या है? और क्या चंद वोटों के खातिर कांग्रेस का हाथ ऐसे तौकीर रजा के साथ है जो बाटला हाउस ऑपरेशन में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कातिल थे? उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए। बॉर्डर पर हमारे जवान जान की बाजी लगा रहे हैं। मेरे जाबाजों का हौसला तोड़ने वाली बयानबाजी कौन कर रहा है? देश के वीर सपूत चीनों की साजिश का जवाब दे रहे हैं। मेरे वीर सपूतों का हौसला तोड़ने वाले ट्वीट कौन कर रहा है? मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत चीन सीमा पर पैंगोंग झील वाले इलाके में चीन की काली निगाहें लगी हुई हैं। मेरे देश की सेना की नजरें लगातार इस इलाके पर बनी हुई हैं। पैंगोंग में ब्रिज बनाने की चीनी साजिश पर देश की रक्षा एजेंसियों की निगाहें हैं। मैं सरफराज सैफी बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी? क्या देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का जवाब देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देंगे? मैं तो बस इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपको जंग लड़नी है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के चुनावी अखाड़ों में उतरिए। चुनावी फायदे के लिए मेरे बॉर्डर वाले बहादुरों का, मेरे फौजी भाइयों का हौसला मत तोड़िए। चुनाव चरम पर है। पांचों राज्यों की चुनावी रेस में कई जगह कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। माहौल आर या पार का बना है। कांग्रेस साख की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में सत्ता बच जाए, कांग्रेस के सम्मान का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर का बवाल थम नहीं रहा है कि ईडी की रेड ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इस बड़ी सिरदर्दी का सामना सीएम चन्नी अकेले करते दिख रहे हैं। गोवा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले चुनाव में ज्यादा सीट जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई थी कांग्रेस। इस बार ज्यादा संभालने जैसा कुछ भी संकेत नहीं दे रही है कांग्रेस। पार्टी के नेता दल बदल का ऑप्शन आजमा रहे हैं। कुछ तृणमूल कांग्रेस तो कुछ आम आदमी पार्टी के दरवाजे ठकठका रहे हैं।
कमजोर होती कांग्रेस आम आदमी पार्टी को खूब सूट करती है। पूरे दम खम के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में जोर आजमा रही है। कहना गलत ना होगा, जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। इसे समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए और टाइमिंग पर गौर कीजिए। बुधवार 12 बजे के करीब एक ओर आम आदमी पार्टी गोवा का सीएम कैंडिडेट घोषित कर रही थी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पैंगोंग झील के साथ पीएम वाला मजाक शेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं, हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन न करने पहुंच जाएं। चुनाव चरम पर हैं। छोटा बड़ा कोई भी नेता हो या सियासी दल, सबको बस साख बचाने की फिक्र है। फिर कांग्रेस तो सबसे पुरानी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका नेतृत्व संभालने वाले बड़े नेता हैं राहुल गांधी। लेकिन उन्हें फिक्र पंजाब की नहीं है, उन्हें फिक्र गोवा की नहीं है, उन्हें फिक्र कांग्रेस के सम्मान की नहीं है। राहुल भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री देश का होता है, उसका अपमान देश का अपमान माना जाता है। बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार कभी तकनीकी वजह को लेकर तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर देश के प्रधान का मजाक बनाते दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते दिखते हैं। रही बात पैंगोंग झील पर पुल निर्माण की बात, ये बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस समस्या की जड़ें भी पुराने कांग्रेस काल तक जाती हैं। ऐसे पुराने और पेचीदा मुद्दे को चुनाव के चरम काल में हास्य व्यंग का मुद्दा बनाना किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। पैंगोंग झील पर पुल निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिनों पहले से ही सुर्खियों में हैं। देश के लिए यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। लद्दाख के पूर्वी इलाके में चीन और भारत के बीच हमेशा से ही पावर इक्वेशन बिगड़ता रहता है। पैंगोंग लेक पर टकराव का इतिहास पुराना रहा है। पिछले साल अगस्त में चीन और भारत की सेना के बीच की झड़प दुनिया देख चुकी है। चीन और भारत के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत का दौर लगातार जारी रहता है। बावजूद इसके चीन अपने चरित्र को नहीं छोड़ता है। बात कुछ तो व्यवहार कुछ और दिखाता रहता है। ऐसा 1962 से देश देखता रहा है। ये गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसके समाधान की अपनी वैश्विक और सामरिक बाध्यताएं हैं। ऐसे मुद्दे पर चुनावी माहौल में मजाक तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। पैंगोंग झील पर पुल निर्माण की जो ताजा तस्वीरें 16 जनवरी को सामने आई हैं, उसमें जमी हुई झील के ऊपर पुल निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रेन को देखा जा सकता है। इतनी ठंड में भी चीन लगातार पैंगोंग झील के ऊपर पुल के निर्माण में जुटा हुआ है। पैंगोंग झील पर चीन का पुल 8 मीटर चौड़ा और 400 मीटर लंबा पुल बना चुका है। चीन जिस रफ्तार से चीन काम कर रहा है, जल्द ही पुल पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही पैंगोंग झील के दोनों किनारों पर चीन की सामरिक पकड़ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे तक चीनी सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। इससे चीनी सेना के मूवमेंट में समय और संसाधन की भी बचत होगी। पहले 200 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर गाड़ियां झील की दूसरी तरफ पहुंच जाती थी। सफर का 2/3 फासला करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। चीन लगातार इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटा हुआ है। जिस तरह की स्थिति का सामना उसे पिछले साल करना पड़ा था, भारतीय सेना के दबाव में पीछे हटना पड़ा था। भविष्य में उससे बचना चाहता है चीन। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि भारत इस खतरे से अनजान है। गलत होगा। भारतीय सेना की अपनी तैयारी है। भारत भी लगातार अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटा है। सड़क और पुल का निर्माण कर रहा है ताकि सेना फौरन सीमा तक पहुंच सके। पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे पुल की जानकारी भारत सरकार को है। इसके बारे में बताया जा चुका है कि इस क्षेत्र पर चीन का पुराना कब्जा है। यह बात विदेश मंत्रालय के द्वारा बताई जा चुकी है। ये पुल ऐसे इलाके में बन रहा है जो करीब 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में है। जैसा आपको अच्छी तरह पता है,
भारत ने इस अवैध कब्जे को कभी नहीं माना है। पैंगोंग झील पर चीन का पुल निश्चित तौर पर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर मामला है। इस मुद्दे को मजाक के रूप में चुनाव के समय उछालना किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की सियासत में आज एक बड़ी खबर आई तो मैं भी कुछ पलों के लिए सोचता रह गया। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की तस्वीर मेरे जहन में घूमती रही। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। विजय रावत ने अपने भाई विपिन रावत का मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। विपिन रावत उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। विजय रावत अब इस बदलाव के लिए राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े हैं। एक ही सपना है कि उत्तराखंड में विकास हो, एक ही संकल्प है कि उत्तराखंड में राष्ट्रवाद का संकल्प हो, राष्ट्र की जयकार का संकल्प हो, और उसका पूरा करने के लिए वो एक पार्टी में शामिल हो गए। उत्तराखंड की राजनीति में रावत और राष्ट्रवाद दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो बड़ा असर रखते हैं। कोई भी पार्टी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। भरत सिंह रावत के हटाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर जिस तेजी से रिपेयर वर्क का काम चल रहा है, उसकी बनागी बुधवार को देखने को मिली। सबसे पहले एक तस्वीर सामने आई जिसमें दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलते दिखे। तेजी से यह खबर फैली, साथ ही बस एक संकेत सामने आया कि कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूछने पर कर्नल रावत ने भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर कहा कि उनके परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है। बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जरूर जताई। उत्तराखंड के सीएम धामी और कर्नल विजय रावत की यह मुलाकात दिल्ली में हुई, लेकिन महज चंद घंटों के अंदर ही बीजेपी दफ्तर सज गया और कर्नल विजय रावत के बीजेपी में शामिल होने की पूरी तैयारी सामने आई। सीएम धामी ने कर्नल विजय रावत को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। कर्नल रावत, जिनकी एक लंबी सैन्य पृष्ठभूमि है, और जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड के गौरव, जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ उनका, चूंकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सेना से सेवानिवृत्त हुए कर्नल विजय रावत अब उत्तराखंड की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर कर्नल विजय रावत राष्ट्र सेवा के बाद उत्तराखंड की सेवा में जुटना चाहते हैं। बहुत दिनों से मेरी सोच थी। मेरे पिताजी जो थे, जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे। फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि बीजेपी के साथ, और इसलिए क्योंकि जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उनका जो ख्याल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। कई लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो विचार है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। उत्तराखंड ही नहीं, देश में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा सीडीएस विपिन रावत का रहा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। इस बात का एहसास देश को है, पूरे उत्तराखंड को है।
ऐसे में सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत के बीजेपी वाले रुझान की जानकारी बीजेपी के लिए लॉटरी से कम नहीं। एक तरफ हरक सिंह रावत को हटाने के बाद हुई सियासी क्षति की चिंता, दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के दोहरे दबाव के बीच कहना गलत न होगा, उत्तराखंड बीजेपी की सूची में कर्नल विजय रावत का नाम पार्टी को बड़ी राहत दिलाने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 4 फरवरी 2022 को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गोवा में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, गोवा का अगला सीएम कौन होगा, यह कहना बेहद मुश्किल है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पहली बार पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी गोवा चुनाव मैदान में उतरी है। कमजोर होती कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा दी है। जाति वाली सियासत को नाना कहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा की राजनीति में जाति वाला दांव खेल दिया है। भंडारी समाज से आने वाले अमित पालेकर को आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गोवा में करीब 35% आबादी भंडारी समाज से ताल्लुक रखती है। साल 1961 में गोवा आजाद हुआ था। पिछले 60 सालों में भंडारी समाज से बस एक आदमी 2.5 साल के लिए सीएम बन सका। गोवा में हिंदुओं की कुल आबादी 66% के करीब है, जिनमें बड़ी संख्या में भंडारी समाज से ताल्लुक है। इसके अलावा कैथोलिक बहुलता वाला ईसाई समाज भी आता है, जो करीब 25% है। गोवा में मुस्लिम 8% के करीब हैं। ऐसे में समझा यह जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने कितना तगड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा अमित पालेकर का पर्सनल प्रोफाइल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा है। अमित पालेकर गोवा में काफी चर्चित चेहरा है, पेशे से वकील हैं। अमित पालेकर सोशल वर्कर में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और यही वजह है कि गोवा में लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। कोविड काल में अमित पालेकर ने खुद एक अस्पताल को 135 बेड डोनेट कर चुके हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर कई बार वो बुलंद आवाज भी कर चुके हैं। वो ओल्ड गोवा हेरिटेज परिसर में अवैध निर्माण के खिलाफ अनशन भी कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने सीएम पद को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन मौजूदा सीएम प्रमोद सावंत के नाम को लेकर कोई विशेष विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है। अब बीजेपी सत्ता में वापसी करती है या नहीं, इस पर संशय की जरूरत है। वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के लिए सबसे बड़ा नाम कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश हैं। गोवा का अगला सीएम कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। गोवा की सत्ता पर कौन काबिज होगा, यह आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आतंक का स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है। गणतंत्र के जश्न की तैयारियां शुरू हुई हैं और आतंकी साजिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि देश की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान में रची जा रही है एक बड़ी साजिश। ऐसा ही रच रहा है एक बड़ी साजिश, दहशत वाली साजिश। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहना चाहता हूं कि आतंकी हिमाकत की तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबक याद कर ले। अब कोई हिमाकत की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पाकिस्तान को पड़ेगी। देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है।
जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इधर 26 जनवरी को देखते हुए आईबी ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आईबी ने कहा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के बड़े नेताओं वीवीआईपीज को टारगेट करने की योजना। जी हां, गणतंत्र दिवस के मौके पर दहशतगर्द एक बार फिर से मेरे मुल्क, मेरे हिंदुस्तान की तरफ नजरें गिराए बैठे हैं। लेकिन मेरे फौजी भाई, मेरे देश की पुलिस, मेरे देश के सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। अगर इस बार कोई गुस्ताखी होती है तो उसकी कीमत पाकिस्तान को फिर से चुकानी पड़ेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।